बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड के बाद वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में। इसको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चला जाऊँ। इंडस्ट्रियली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। बेसिक केमिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है जिससे बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसके अलावा उसकी बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ जो ये एसोसिएटेड है। उन केमिकल्स कौन कौन से तैयार किए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो उसके लिए मैं बताऊं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। खास तौर पे जो विनाइल क्लोराइड है, इससे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी बनाते हैं। पीवीसी प्लास्टिक्स जो है बहुत सारी वर्सेटाइल एप्लीकेशंस रखते हैं और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं पीवीसी प्लास्टिक, और इसके साथ साथ पॉलीयूरेथेन्स जो हैं तो इनकी प्रिपरेशंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर जो है वो पीवीसी है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा स्टील की पिकलिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं। स्टील इंडस्ट्री एक दूसरा बहुत बड़ा कंज्यूमर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सर्फेसिस की एक्टिवेशन के लिए, स्टील सर्फेस की एक्टिवेशन के लिए इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेटलर्जिकल बल्कि हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एल्यूमिना की एक्सट्रैक्शन के लिए और इसके साथ साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करती हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के लिए। इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर ये क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एचिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सर्फेसिस की एचिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए भी इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे आपने सुना होगा गैस का यूज़ हो सकता है। उस ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग इसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो स्टील पिकलिंग है वो एक कंज्यूमर है। इसके साथ साथ जो खासतौर पर ऑयल वेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ताकि जब उनकी बोरिंग कर रही होती है और ये उनको अगर हम उसको एक्टिवेट करें उन वेल्स को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं ताकि जो है वो सर्फेसेज या जो अर्थ क्रस्ट हैं और उनमें से एक्सट्रैक्शन जो है पेट्रोलियम के साथ हो सके। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। कटिंग इट शॉर्ट, वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नंबर ऑफ एप्लीकेशन की वजह से ये इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल बन जाते हैं। और इस बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल की प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आए हम उन मेथड्स को साइड बाय साइड जो है वो कंपेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो ये वेलेट की बुक इसमें जो फेथ की बुक में है, ये सॉल्ट के साथ है। देखने जरा इसका सबसे पहले फ्लो शीट डायग्राम, और इससे आपको अंदाजा होगा। और साथ में इसकी जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इसको भी हम यहाँ पे सम अप कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट वी हैव रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट से मुराद हमारे पास जो है ये सोडियम क्लोराइड है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इतना बताता चले जाऊँ, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की तैयारी में या प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी देख लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। और न सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है बल्कि जो दूसरे मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड एक तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड खुद है, लेकिन दूसरे जो मिनरल एसिड्स हैं खासतौर पर नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इवन इम्पॉर्टेंटली फास्फोरिक एसिड, उनकी प्रोडक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन केमिकल्स की प्रोडक्शन में यूज होता है। सो सॉल्ट जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। और ये रॉक सॉल्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड जो है इसके फ्यूजन पॉइंट के पास पास जैसे जस्ट अबव रखा जाता है। फ्यूजन टेम्परेचर इसका जो है वो अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज सच अ हाई टेम्परेचर एंड देयर वी रिएक्ट विद दिस सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस प्रोड्यूस होती है। ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एज इट सेल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गैस, तो इसलिए इसको हम कूल करते हैं। और इसकी कूलिंग के लिए जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो सिलिका एस्पेंट कूलर।
अच्छा, एस बेंड कूलर का मकसद ये है कि जैसे एक एस की शेप होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक एस की शेप है, तो एक बहुत ज्यादा रिजाइडिंग टाइम जो है वो यहाँ पे गुजारना पड़ता है इस एस की शेप की तरह के सिलेंडर में। फिजिकली ये बना हुआ तो जो है सिलिका, लेकिन इसकी जो शेप है वो एस की तरह, जो बेंड है वो एस जैसा बेंड है। तो कांटेक्ट टाइम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो ज्यादा हो जाता है, और एज ए रिजल्ट जो कूलिंग है वो जो इसकी होना शुरू हो जाती है। तो वी सम हाउ टेक द हीट अवे फ्रॉम दिस सिलिक एस्पेंट कूलर्स, और उस हीट को हम यूज कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट जो यहाँ से बनती है वो उसको हम नाइट्र केक का नाम देते हैं। नाइट्र केक से मुराद हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट इज कंसिडर्ड एज ए नाइट्र केक। और जो सॉल्ट केक है उसको हम कहते हैं ये सोडियम सल्फेट है, जो जनरल ये जेनेरिक इसका नाम है। सो फ्यूल यहाँ पे फर्नेस ऑफ कोर्स, चूंकि 840 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने अचीव करना है, तो फ्यूल जो है वो रिलेटिवली हाई अमाउंट में यूज करना पड़ता है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको फ्यूल की बताई जा सकती है कि कितना फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है। और एक ऑप्शन हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लें, या दूसरी हमारे पास चॉइस ये है कि हम सॉल्ट के साथ नाइट्रिक केक को भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रिक केक जो है वो एक और बाई प्रोडक्ट जो है नाइट्रिक एसिड के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उससे हमें मिलती है। तो हम सोडियम बायसल्फेट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और बल्कि ज्यादा जो कन्वीनियंट प्रोसेस है सॉल्ट केक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। सो HCl गैस की सूरत प्रोड्यूस होती है, और एस बेंड कूलर के अंदर हम इसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते हैं। So our main intention is just to take this heat away, because 840 degrees centigrade is quite a high temperature. At this temperature, hydrochloric acid gas is produced. ये गैसियस फॉर्म के अंदर यहाँ पे मौजूद, ठीक है। और इसको फिर हम पास करते हैं कोक टावर के अंदर। कोक टावर के अंदर हम जो कोक है उसको पैक किया होता है। कोक बेसिकली कार्बन की ही जो है वो एक थोड़ी सी बेहतर शक्ल है, जिसके अंदर से हमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज खत्म कर दी गई होती हैं। और इसकी पैकिंग का यहाँ पे मकसद ये है कि इट जस्ट वर्क एज एन एब्जॉर्प्शन मटेरियल, कि वो जो अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, या जो उसकी मिस्ट है वो इस कोक टावर के अंदर से रिमूव कर ली जाए। सो अनरिएक्टेड sulfuric acid is absorbed in coke tower, so that we could have separated sulfuric acid here, and rest we have hydrochloric acid gas, जो कि इस एरो के जरिए यहाँ से दिखाई जा रही है absorb। सो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ अगर कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं, और अगर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो पाइप यहाँ से गुजर से सस्पेक्टेड है इस गैस के साथ, तो उनको भी हम कोक टावर के अंदर यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं by simply absorbing them on coke surface. So HCl gas produce होती है, it's just working as a purifying this HCl gas है और removing all the other impurities। तो उसको फिर हम एब्जॉर्बर में ले जाते हैं। इन एब्जॉर्बर की शेप भी एस्पेंट कूलर्स की तरह ही है। इसको फर्दर यहाँ पे कूल डाउन किया जाता है, और फिर डी आयोनाइज वाटर जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है, सो दैट gas is dissolved, or it's mixed with this water here. We have like the solution form, like hydrochloric acid in solution form, और फिर इसको हम अपनी पैकेजिंग मटेरियल की तरफ, पैकेजिंग की तरफ ले जाते हैं, और फिर इसको यूज करते हैं। सो वाटर यहाँ पे जो है वो स्प्रे किया जाता है, और गैस को यहाँ पे डिसॉल्व कर लिया जाता है। रेस्ट अगर आपके पास जो वेस्ट है वो स्क्रबर में यहाँ पे फर्दर वाटर ऐड करते हैं, ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो गैसेज हैं, उनको ऐसे रिमूव किया जाए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ जो है वो वेस्ट गैसेज जो है वो उनको एग्जॉस्ट की तरफ यहाँ से धकेल दिया जाए। सो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो दो मेन इंपॉर्टेंट केमिकल हैं वो रॉक सॉल्ट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो लिहाजा ये एक बड़े कन्वीनियंट प्रोसेस है जिसके तहत हम सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस, बिकॉज वी आर यूजिंग वेरी टू इनएक्सपेंसिव रॉ मटेरियल। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी है, और बहुत सारी दूसरी जगहों पे इसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास और प्रोसेसेस भी हैं जिनके तहत हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक प्रोसेस अगर आप लोगों को याद हो, हमने उसको हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या था? क्लोरो अल्कली प्रोसेस ये था कि उसमें हमारे पास
क्लोरोअल्की प्रोसेस ये था, जिसको हम दूसरा नाम क्लोरीन और फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इसको भी हम कहते हैं। क्लोरोअल्की प्रोसेस में एक्चुअली क्लोरीन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं और इनका आपस में डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं और इसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक सा डिजाइन बहुत ही सिंपल सा है। रिएक्टर को हम यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और फिर सिलिक एसिड कूलर को हम यहाँ पे कूल करते हैं। फोर्स वाटर एज ए कूलिंग मीडियम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और काफी हद तक इसका टेम्परेचर जो है हम रिड्यूस करते हैं। and then we have very similar absorbers here, यहाँ पे rest of that escaped hydrochloric acid gases further absorb किया जाता है और उसको separate कर। लेकिन हम बात कर रहे थे क्लोरोअल्की प्रोसेस की। सो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, हम इस्तेमाल करते थे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए। इसको हम कहते थे कि ये क्लोरोअल्की प्रोसेस है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यूज करते थे और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे। इसको हम क्लोरोअल्की प्रोसेस कहते थे और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें एज ए बाय प्रोडक्ट गैसेज के तौर पर मिल रही होती थी। मैं जस्ट आपको एक उसका एक ग्लिम्प्स जो है वो अगर देना चाहूँ और इमेज की सूरत में यहाँ पे दिखा दूँ, दैट वुड बी एन इजियर मेथड। इसको भी मैं एक्चुअली शेयर में कर दूँ, 1 मोमेंट। So I'm just sharing the screen here. अच्छा जी, अब ये स्क्रीन आई होप दैट आप देख सकते हैं और मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। तो इस प्रोसेस में आपने देखे, अगर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन लें तो यहाँ से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है और साथ में क्लोरीन की प्रोडक्शन हो रही होती है। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर दोनों बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल रही होती है। ठीक है, एक हमें एनोड पर मिलती है और एक हमें कैथोड पर मिल रही होती है। और ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड है, कॉमन मेथड है, जिससे क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों हमें हासिल होती है। दोनों इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। तो इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन को बेसिकली इसको हम कहते हैं क्लोरोअल्की प्रोसेस है। ठीक है जी। So chlorine is also produced and alkali is also produced. That's why we say that this is chloroalkyl process है और इसके तहत हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास डिजाइन हैं और डिफरेंट तरीकेकार है। खासतौर पे जो मर्करी सेल प्रोसेस है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास जो है वो डायफ्राम सेल भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। बट हमारा मेन फोकस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे प्योरर फॉर्म में मिलती हैं और अगर हम इन्हीं को आपस में रिएक्शन करवा दें रिएक्टर में तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो क्लोरोअल्की प्रोसेस में हम हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि बाय प्रोडक्ट मिल रही हैं इनको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे बताई गई हुई है। ये एक कन्वीनियंट प्रोसेस है क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिल रही है, दोनों कुछ कर सकते हैं। ऑल्दो क्लोरीन की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस में भी क्लोरीन को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा कन्वीनियंट सा प्रोसेस है। ऑफ कोर्स कूलिंग का जो प्रोसेस ऐसे ही जैसे हमने पीछे वाले प्रोसेस में देखा, जहाँ पर हमने सोडियम बायसल्फेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया या सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जा सकता था। इसके अलावा मीथेन की मौजूदगी में अगर हम क्लोरीन को यूज करें, दैट कुड बी एन आल्सो अनदर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स हाईलाइटेड हियर। यू कैन सी दैट कि क्लोरीन को अगर हम मीथेन की मौजूदगी में इसकी बर्निंग करें इन एयर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द कन्वीनियंट प्रोसेस। मीथेन इज आल्सो वैल्यूएबल गैस है। मीथेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। बट दिस कुड बी आल्सो अ चॉइस। हारग्रीव प्रोसेस जो है अमेरिका की एक स्टेट लुजियाना, उसमें किया जा सकता है और यहाँ पर सॉल्ट केक और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ दिस इज सोडियम क्लोराइड इज एक्वस सॉल्यूशन विद दिस sulfur dioxide. Then we have production of this salt cake, sodium sulfate, इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है और साथ में हमारे पास HCl की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
ठीक है जी। तो बेसिकली ये एक तरह से वेट जो है वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन या हमारे पास वेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आप इसमें वाटर डिजोल्व किया गया हो और समहाउ इसके साथ साथ कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो ही एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की ही शक्ल बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और वाटर में डिजोल्व हो तो बेसिकली इट्स लाइक जस्ट लाइक ए सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सोडियम क्लोराइड ये सिमिलर है जैसा कि ये ऊपर वाले प्रोसेस के अंदर हमने यहाँ पे देखा था। सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे भी और सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके नतीजे में HCl और सोडियम बाइसल्फेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इन तमाम प्रोसेसेस के अलावा हम सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल स्केल पर ऐसे भी देखते हैं कि इसको एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेपरेट किया जाता है। अब उसको यूं इमेजिन करें, अगर हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाएं तो आप क्लोरोबेंजीन की प्रोडक्शन करेंगे। क्लोरोबेंजीन की बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, खासतौर पर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या और बहुत सारे मटेरियल्स के लिए एज ए प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब क्लोरीन रिएक्ट करती है बेंजीन के साथ तो फिर क्लोरोबेंजीन तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेपरेट कर रही होती हैं। सो ये बेसिकली आपके पास जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जितनी भी, उन तमाम के अंदर क्लोरीनेशन की जो रिएक्शंस है वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेपरेट किया जा रहा होता है। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट प्रोसेस है, क्लोरीनेशन करवा लें। ठीक है जी। क्लोरीन गैस जो है हम क्लोरोअल्किल प्रोसेस से यूजुअली हासिल करते हैं। क्लोरोअल्किल प्रोसेस से या तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो सकती है, या इसके साथ साथ हमारे पास क्लोरीन को डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोबेंजीन, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास HCl जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। सो HCl को हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गैस फॉर्म के अंदर ही होती है और इसको हम डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही होती है। Chlorobenzene, of course, that has many other applications like this, but हमारे पास और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्लोरीनेशन के नतीजे में भी HCl को प्रोड्यूस किया जा सकता है। HCl के बारे में तो बताता चला जाऊं कि HCl ऑफ कोर्स एक गैस है, ठीक है जी। और हमें लैब के अंदर जो HCl मिलता है वो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर है, और ये HCl की जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 37 या 38% तक होती है। क्योंकि 37 या 38% तक जो है गैस इसके अंदर डिसॉल्व की गई होती है। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि 37 ग्राम्स दैट आर डिसॉल्व इन 100 ml, दैट इज 37% सॉल्यूशन। लेकिन ऑफ कोर्स ये गैस है और इसकी मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन जो परसेंटेज में मिलती है 37% तक मिलती है। मोलैरिटी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लैब स्केल की जो हमारे पास बॉटल्स में वो तकरीबन 11 मोलर के करीब है। इसके मुकाबले में जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ हमारे पास 99% या 98% तक हमें मिलती है, और सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और उसकी मोलैरिटी ऑफ कोर्स जो है वो भी एक मिनरल एसिड है, वो स्ट्रेंथ तकरीबन हमें 17 मोलर तक हमें तकरीबन मिलती है, 16-17 मोलर तक हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ है। तो क्या रीजन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें 98 या 99% तक हमें क्यों नहीं मिलती, और क्यों हमें इसके पास जो मैक्स हमारे पास उसकी जो स्ट्रेंथ मिलती है वो तकरीबन 37-38% तक मिलती है। तो उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट्स बेसिकली इज ए गैस, और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर पाते हैं वो 37 या 38% तक है। ठीक है जी। 37 या 38% तक जो स्ट्रेंथ अचीव करते हैं, ये मैक्सिमम वो कंसंट्रेशन है जो रूम टेम्परेचर पर हम उस गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम हाई स्ट्रेंथ अचीव करना चाहते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि एक सर्टेन प्रेशर तक तो जो है वो रूम टेम्परेचर पर वो गैस डिसॉल्व होगी। अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट इसमें डिसॉल्व करेंगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, और डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी।
अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की हो, तो फिर ऑफ कोर्स हमें उसको लोअर टेम्परेचर्स पे यूज़ करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में फिर ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करके उस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली डी आयोनाइज्ड वाटर लिया जाता है जिसके अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें इसलिए हायर स्ट्रेंथ का मिलता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सॉलिबिलिटी बहुत बेहतरीन है वाटर में, और उसके मुकाबले में जो HCl की सॉलिबिलिटी है वो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें मिल सकती है वो हमें 38% एसिड HCl की स्ट्रेंथ मिलती है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये स्ट्रेंथ तकरीबन 99% की रह जाती है। तो बेसिकली सॉलिबिलिटी है गैसेस की जिसकी बेस के ऊपर रिलेटिव जो उनकी स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। The other choice could be like that कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में अगर लेना चाहें, क्योंकि आपने पीछे वाले जितने प्रोसेसेस देखे हैं उन तमाम प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल चॉइस है वो ये कि हम जो गैस है जो हमें यहाँ पर मिलती है उसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की जो सरफेस है उसके साथ इसको गुजारा, ठीक है जी। अगर हम इसको पास आउट करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से, तो जो मॉइस्चर है वो काफी हद तक इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और फिर हमारे पास जो एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है वो 99.8% स्ट्रेंथ की हमें मिल सकती है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऑफ कोर्स एक कोरोसिव गैस है, ठीक है, कोरोजन कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको हम बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ रखेंगे तो फिर इसकी हैंडलिंग भी हमारे लिए उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। तो यही वजह है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे इसको हम सोल्यूशन फॉर्म के अंदर यूज कर रहे होते हैं HCl, और रिलेटिवली इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है जी। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक तरीका है जिससे आप अगर आपको कुछ रिएक्शंस में ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिक्वायर्ड है जहाँ पे वो एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म नहीं होनी चाहिए या मॉइस्चर एसोसिएट नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही होगी उसके लिए इसको हमें कैल्शियम क्लोराइड या इसके अलावा इम्परवियस ग्रेफाइट जो है उसके साथ स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रिपिंग जो है उसके नतीजे में इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, मॉइस्चर को अलग कर सकते हैं और ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट कुड बी अ चॉइस जिसके तहत हम ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। ये यूजुअल स्ट्रेंथ है, और जो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम जैसे मैंने आपको बताया अचीव करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर वो हमारे पास 37 है। लेकिन अगर इसको आप ड्राई फॉर्म के अंदर सिर्फ गैस के तौर पे अलग करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास 99% तक भी जो है वो अचीव हो सकती है, बट लेकिन हमें मॉइस्चर को यहाँ से अलग करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके तहत हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। आई वुड जस्ट लाइक टू मेक ए क्विक समरी ऑफ दीज प्रोसेसेस। जो सबसे पहला प्रोसेस हमने देखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, उसके अंदर हमारे पास सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इट इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है और HCl और सोडियम बाइसल्फेट बनता है, इसको हम नाइटर केक कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइटर केक। और अगर नाइट्रिक केक आपको किसी प्रोसेस से एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा हो, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के दौरान भी प्रोड्यूस होता है, तो फिर नाइटर केक को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जा सकता है जिससे फिर HCl और सोडियम सल्फेट बनता है। तो सोडियम सल्फेट अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स दिस कॉल्ड इज सॉल्ट केक, और ये हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट इट इज कॉल्ड नाइट्रिक केक। सिलिका एस्पेंट कूलर का पर्पस यहाँ पे सिर्फ कूलिंग का था। कोक टावर का पर्पस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मिस्ट को रोकना और वो तमाम सॉलिड पार्टिकल्स जो कि गैस के साथ आ सकते हैं उनको यहाँ पर रोकना। एब्जॉर्बर में यहाँ पे इसको कूलिंग करते हैं और वाटर जो है वो गैस उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व की जाती है, ठीक है जी। सो बेसिकली डिसॉल्व एंड देन वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। और जो बाकी वेस्ट चीजें हैं वो स्क्रबर में उसको हम अलग कर लेते हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्युबल कर लेते हैं और एग्जॉस्ट गैसेज यहाँ से निकलना शुरू। फर्नेस का टेम्परेचर जो है हम तकरीबन 800 से अबव रखते हैं क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए फ्यूजन पॉइंट जहाँ पे इसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट, ठीक है जी, और दिस रॉक सॉल्ट। सेकंड प्रोसेस जो है वो क्लोरो अल्किल प्रोसेस जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर एक्सेस इस्तेमाल करते हैं एक गैस की, हाइड्रोजन को यहाँ पे एक्सेस के तौर पर इस्तेमाल एक्सेस में यूज करते हैं और फिर हाइड्रोजन क्लोरीन की प्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं जब सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही होती है।
तो इसलिए क्लोरो अल्किल प्रोसेस की बाई प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए मेन रिएक्शन के लिए प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। सो ये HCl, यहाँ पे भी एस बैंड का पर्पस कूलिंग का है और एब्जॉर्बर जो है वो ऑफ कोर्स वाटर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रोडक्शन कर रहा है। The third process is reacting with methane gas in the presence of air. This is another choice, could be hydrochloric acid की production के लिए, और chlorine and methane are reacted in air. In fact, they are burnt to have HCl and like carbon dioxide gas. ठीक है जी, इसको हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्ग्रीव प्रोसेस कहते हैं कि जी हमारे पास अगर वेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, तो उसका रिएक्शन करवाया जाए सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, तो इसके नतीजे में भी सोडियम सल्फेट सॉल्ट के और HCl मिलता है, जिसको हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने आगे भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और बेसिकली अगर या सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली वो सल्फ्यूरिक एसिड की ही जो है वो फॉर्मेशन एक हो रही होगी। ठीक है जी, इनको यहाँ पर साथ आपस में मिलाया जा सकता है। और वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रोसेस जो कि अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन है, इसको एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेपरेट किया जाता है। तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेपरेट किया जाता है जब हम क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरोबेंजीन की भी ढेर सारी एप्लीकेशन है जो कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के अंदर है, और वहां पर जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाता है बेंजीन के साथ तो फिर क्लोरोबेंजीन बनती है और HCl जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। और फाइनली कुछ स्ट्रेंथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी जो सोल्यूशन फॉर्म में वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 37% है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट रूम टेम्परेचर। देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात होगी तो पर्टिकुलरली टेम्परेचर को मेंशन किया जाएगा कि किस टेम्परेचर के ऊपर इसके साथ सॉल्युबल है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 37% है, which is much less as compared to sulfuric acid that has strength of 99% or 98%। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस चाहते हैं कुछ रिएक्शंस के लिए, तो उसके लिए फिर इसको हम पास आउट करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से, जो कि मॉइस्चर सारा यहाँ से खत्म कर सकते हैं। और इम्परवियस ग्रेफाइट को भी यूज कर सकते हैं, जो कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So this is a bit short summary of all these processes that are currently used in the formation or manufacturing of hydrochloric acid gas in industry। इसका कुछ ब्रीफ ओवरव्यू मैंने शुरू में बताया लेक्चर के कि किन किन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जिसमें पॉलीमर इंडस्ट्री थी, PVC थे, पॉलीयूरेथेन थे, स्टील इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस थे, क्लीनिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, और ये ऑयल वेल्स के एक्टिवेशन के लिए। तो ये इसकी कुछ मेन यूजेज या मेन इसका बैकग्राउंड। So here it sums up all the processes that are involved in the production of hydrochloric acid। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम देखेंगे, और फिर इसको हम रैप अप कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, कि इसके मुतालिक जो फर्दर इनपुट्स हैं या जो फर्दर क्वेरीज हैं वो मैं उसको आंसर करूंगा जो आपकी तरफ से होंगे। सो फार दैट्स इट, हियर इट एंड्स अप। Thank you so much for your time.